RK नॉवल सगवाठा CH16 आइस vs आइस। करण को दोबारा से खुद के लिए ऐसे शब्द बोलते देख प्रियांशी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और गुस्से से बोली, क्या मैं तुमको बदसूरत लगती हूँ? तो क्या तुमने अपने आप को अप्सरा समझती हो? करण ने प्रियांशी को भड़काते हुए कहा, जिसे सुन प्रियांशी का सब जवाब दे गया और उसके आसपास शक्तियां जमा होने लगी। आज प्रियांशी करण को अच्छा सबक सिखाने वाली थी। वो करण को जब तक पीटने वाली थी जब तक करण रोने न लगे। मामले को बिगड़ता देख शिवानी घबरा गई और जल्दी से उठी और बस वो दोनों के बीच आने ही वाली थी, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब शिवानी ने देखा कि किसने उसके कंधे पर हाथ रखा था, देखने के बाद उसने कहा, दीदी इन्हें रोको, ये आपस में ही लड़ाई करने लगे हैं। असल में शिवानी के कंधे पर हाथ रखने वाली श्रेया थी। श्रेया ने शिवानी की बातों का जवाब देते हुए कहा, चिंता मत करो, करण अपनी शक्तियों का परीक्षण करना चाहता है, इसीलिए उसने प्रियांशी को भड़काया है। वो समझ गया होगा कि प्रियांशी को अपने भाव छुपाने नहीं आते और वो एक स्वाभिमानी राजकुमारी है जिसे अपने आगे कोई कुछ नहीं दिखता। इसी का फायदा उठाकर करण प्रियांशी को गुस्सा दिला रहा है और अब खुद की शक्तियों का परीक्षण करने वाला है। शिवानी ने जब श्रेया की बात सुनी तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी बड़ी हो गई और बोली, इसका मतलब करण प्रियांशी का फायदा उठा रहा है। ये कहने के बाद शिवानी ने करण की ओर देखा जो अभी भी कुर्सी पर आराम से बैठा था। ये देखने के बाद शिवानी के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, ये कितना तेज है। वही करण आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने टेबल पर से वाइन का ग्लास उठाया और उसे बड़े मजे में पीने लगा। ये देखकर कि करण उसकी शक्तियां देखकर भी खड़ा नहीं हुआ, ऊपर से वाइन तो ऐसे पी रहा है जैसे किसी देश का राजा हो। इतना सब कुछ देखने के बाद प्रियांशी का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। तभी प्रियांशी के शरीर से ठंडी आभा निकलने लगी, उसके आसपास की शक्तियां नीले रंग में बदलने लगी। कुछ ही पल में उस जगह पर ठंड का मौसम बन गया। प्रियांशी के हाथ सफ़ेद पड़ने लगे और करण के हाथ में पकड़े हुए वाइन के ग्लास की पूरी वाइन जम गई। करण ने जब ये देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपनी नज़रें प्रियांशी पर डाली जिसके आसपास बर्फ जमा हो रही थी। प्रियांशी की आंखों में ठंडक थी और वो भी करण को देख रही थी। करण को ये देखकर बड़ी खुशी हुई और मन ही मन बोला, क्या संयोग है, इसके पास भी बर्फ की शक्तियां हैं और मैंने भी ऐसी ही तकनीक को विकसित किया है। अब पता चलेगा कि मेरी तकनीक ज़्यादा बेहतर है या इसकी। ये सोचने के बाद करण अपनी जगह से उठ गया। उसके चेहरे पर उत्सुकता साफ देखी जा सकती थी, जिसे देख प्रियांशी का पारा चढ़ा गया। लेकिन फिर भी उसने करण को एक मौका देते हुए कहा, करण तुम मेरी दोस्त के लिए अपनी जान पर खेलकर उसके लिए शादी का जोड़ा तैयार कर रहे हो और मैं अपनी दोस्त के खातिर तुम्हें माफ़ भी करती सकती हूँ। बस शर्त यह है कि तुम्हें अपने घुटने टेक कर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सजा पाने एक लिए तैयार हो जाओ। प्रियांशी की बातों को सुनकर करण मुस्करा दिया और हंसते हुए बोला, तुम्हें सिर्फ बातें करना ही आता है या हाथ पैर भी चलाने आते हैं? और ये भी नहीं आते तो क्या तुमने बर्फ की शक्तियों को वाइन ठंडा रखने के लिए विकसित किया है? करण प्रियांशी को इतना भड़का देना चाहता था ताकि प्रियांशी अपना सब्र खो दे और अपनी पूरी ताकत से लड़े, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। करण की बात सुनकर प्रियांशी ने ज़्यादा वक्त न बर्बाद करते हुए करण पर चिल्लाते हुए अपने हाथ से पंच बनाकर हमला कर दिया। भाड़ में जाओ। प्रियांशी का पंच इतना ताकतवर था कि वो आराम से एक छोटी चट्टान को तोड़ सकती था, ऊपर से उसकी ठंडी आभा जो सामने वाले को कंपाने के लिए काफ़ी थी। करण ने उस पंच की ताकत समझ अपना पंच भी आगे बढ़ा दिया। वो अपनी नवें चरण की शक्तियों का परीक्षण करना चाहता था और जैसे ही दोनों के पंच एक दूसरे से टकराए, एक छोटा सा धमाका हुआ। आसपास की शक्तियां भी करने लगी। प्रियांशी के पंच की वजह से करण 12 कदम पीछे खिसकता हुआ गया, लेकिन वो उदास नहीं था बल्कि वो तो और उत्साहित हो गया। वही प्रियांशी भी करण के पंच से 2 कदम पीछे सरक गई थी। इस समय प्रियांशी की आंखों में हैरानी दिख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक रति स्तर का योद्धा महारथी स्तर के योद्धा का हमला कैसे झेल गया तो झेल गया, लेकिन उसके वजह से महारथी स्तर के तीसरे चरण को योद्धा पीछे कैसे सरक सकता है? ये सोच के प्रियांशी का गुस्सा और बढ़ गया। फिर उसने अपने हाथ में शक्तियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अगले पल में ही उसका हाथ बर्फ में बदल गया जिस पर धारी धार कांटे लगे थे। ये देखकर शिवानी डर गई और घबराते हुए बोली, दीदी हमें उसे रोकना होगा वरना वो करण को जख्मी कर देगी, जल्दी करो और उसे रोको। शिवानी की बात सुनकर श्रेया ने उसे समझाते हुए कहा, अभी नहीं, करण ने अभी तक बर्फ की पकड़ का इस्तेमाल नहीं किया है और करण को एक बार देखो, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं दिख रहा है। श्रेया की बात सुनकर शिवानी ने करण की ओर नजरें फिराई और देखा तो सच में करण तो खुश दिखाई दे रहा था, जैसे उसे कोई बहुत अच्छा खिलौना मिल गया हो। उसे ऐसे खुश होता देख शिवानी अपना सर खुजाने लगी। वही प्रियांशी ने भी करण को खुश होता हुआ देख लिया था,
जिसे देख उसका गुस्सा और बढ़ गया और वो सीधा करण की ओर भागी अपना कांटों वाला पंच मारने। करण ने भी ये देखकर अपने दिमाग में कुछ सोचा और अगले ही पल में उसके हाथ में बर्फ से बनी शील्ड आ गई। और जैसे ही प्रियांशी का पंच करण को लगने वाला था, करण ने बर्फ से बनी शील्ड को आगे कर दिया, जिस वजह से प्रियांशी का पंच उस शील्ड से टकरा गया। पंच टकराते ही प्रियांशी का चेहरा फीका पड़ गया और उसके हाथ में जो बर्फ थी वो टुकड़ों के साथ प्रियांशी के हाथ से गिरने लगी और उसके हाथ में दर्द होना शुरू हो गया। प्रियांशी ये देखकर हैरान हो गई, लेकिन अगले पल ही एक बर्फ से बना हुआ पंच प्रियांशी के पेट पर लगा और प्रियांशी मुंह से खून उगलते हुए दूर जाकर गिरी। वो पंच करण ने ही मारा था। पंच मारने के बाद करण ने अपनी शील्ड को गायब कर दिया और प्रियांशी को देखने लगा। प्रियांशी अभी तक उठ चुकी थी और अपने मुंह से खून पहुंच रही थी। उसे हैरानी कर गुस्सा दोनों इस वक्त बहुत जोर से आ रहा था, इसीलिए उसने गुस्से में करण को देखा और तेज आवाज में बोली, तुमने भी बर्फ की तकनीक का अभ्यास किया है, लेकिन तुम इतने मजबूत नहीं हुए कि तुम मुझे हरा सको। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक दूंगी जिसे तुम नींद में भी नहीं भूलोगे। तुमने मुझे मजबूर किया है करण, अब भुगतो। ये कहने के बाद प्रियांशी ने अपने हाथों को हवा में अजीब तरीकों से घुमाना शुरू कर दिया। वही करण काफी खुश था, उसने अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान का खून जो निकाल दिया था। वैसे तो उसे बुरा लग रहा था, लेकिन अपनी ताकत का पता लगाने का यही तरीका सबसे अच्छा था। और जब उसने प्रियांशी को अपना सबसे खतरनाक हमला करते देखा तो उसने मन ही मन कहा, अब वक्त आ गया है बर्फ की पकड़ तकनीक का ट्रम्प कार्ड खोलने का। इतना सोचने के बाद करण के शरीर से भी ठंडी आभा निकलने लगी। उसकी आभा प्रियांशी की आभा से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। करण की ठंडी आभा ने प्रियांशी की आभा को अपने अंदर समाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ये सब देखकर शिवानी और श्रेया की आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने हैरानी से एक ही सुर में कहा, इसने सच में बर्फ की पकड़ तकनीक विकसित कर ली है। उन दोनों की सोच से अलग प्रियांशी ने भी करण की तकनीक को महसूस कर लिया था और जब उसे एहसास हुआ कि ये बर्फ की पकड़ तकनीक है तो उसकी आंखें हैरानी और खुशी में बड़ी बड़ी हो गई। वो अब करण से लड़ाई नहीं करना चाहती थी। ये सोचकर वो रुकने ही वाली थी, तभी उसे कुछ हुआ और उसकी आंखों की पुतलियों में जलन होने लगी और उसकी सुंदर सी आंखें अचानक से लाल हो गई और उसने अपने हाथों को नहीं रोका बल्कि और जोरों से अपने हाथों को घुमाने लगी। और उसके पीछे एक बर्फ का चक्र बन गया जिसमें से मजबूत ठंडी आभा निकल रही थी। उस चक्र के बनते ही श्रेया और शिवानी को अपने ऊपर दबाव महसूस होने लगा, इसीलिए उन लोगों ने भी अपनी शक्तियां बाहर निकाला शुरू कर दिया। वो अपनी शक्तियों से इस दबाव को हटाने को कोशिश करने लगे। वही करण ने भी उस दबाव को महसूस किया, लेकिन उसकी आभा भी कमजोर नहीं थी, जिस वजह से वो प्रियांशी की आभा को खेल पा रहा था। तभी प्रियांशी के पीछे बने बर्फ के चक्र से एक बर्फ से बना हुआ 100 मीटर लंबा तीर निकला। उस तीर की ताकत से आसपास का माहौल जमसा गया। पेड़ पौधे बर्फ की चादर में खो गए, नदी में बहता पानी पारदर्शी बर्फ में बदल गया। यहाँ तक कि श्रेया को अपनी पूरी ताकत उस दबाव से बचने के लिए लगानी पड़ी। वही शिवानी ने भी अपनी पूरी ताकत से विरोध करना जारी रखा। करण को भी उस तीर से हल्का हल्का डर लग रहा था, लेकिन इसे अपने तुरुप के पत्ते पर पूरा विश्वास था। तभी प्रियांशी ने करण की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेवकूफ लड़के, तेरी इतनी हैसियत नहीं कि तू मेरे बगल में बैठ सके और तू मुझे भड़काने की कोशिश कर रहा है। एक टुच्चे से टेलर की इतनी औकात। करण प्रियांशी की बातों से गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि वो हैरान हो गया क्योंकि प्रियांशी की आवाज करण को पहले जैसी नहीं लग रही थी। और जब करण ने प्रियांशी की आंखें देखी तो उसका दिमाग घूम गया क्योंकि इस वक्त प्रियांशी की आंखें जल रही थी। करण कुछ समझ पाता कि ऐसा क्यों है, उससे पहले ही प्रियांशी ने अपना हाथ करण की ओर किया और बोली, मार दो उस नीच को। प्रियांशी के इतना कहते ही वो तीर करण की ओर जाने लगा। श्रेया ने जब ये देखा तो वो घबरा गई। शिवानी का भी गला सूख गया। शिवानी और श्रेया दोनों जल्दी से आगे बढ़ने लगी करण को बचाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही उनके सामने आकर कोई खड़ा हो गया। जब श्रेया और शिवानी ने उस आदमी को देखा तो उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अंडस्को, कौन था वो आदमी जिसे देख दोनों राजकुमारियों को उम्मीद की किरण दिखाई दी? क्या प्रियांशी के हमले से करण मरने वाला है? और क्या हुआ था अचानक से प्रियांशी को? और क्या है करण का तुरुप का पत्ता? इन सब सवालों को जानने के लिए पढ़ते रहे करण की करिश्मा। CH17 बाफ का दर्पण। श्रेया और शिवानी के सामने वाला शख्स राजमहल का सेनापति था। जब दोनों बहनों ने सेनापति को देखा तो श्रेया ने आगे आकर हड़बड़ाते हुए कहा, सेनापति जी, जल्दी से प्रियांशी को रोको वरना वो करण को मार देगी। शिवानी ने भी सेनापति को करण को बचाने के लिए कहा, लेकिन सेनापति ने अपना हाथ हिलाकर दोनों को रोक दिया और करण की ओर देखते हुए बोले, मुझे उसमें कुछ तो बात दिख रही है, रुको और देखती जाओ, शायद ये लड़का कुछ कमाल कर जाए। सेनापति की बात सुनकर दोनों राजकुमारियां करण को देखने लगी, जो इस वक्त आंखों में चमक लिए उस बड़े से तीर को अपने पास आता देख रहा था। तभी करण ने मुंह खोला और जोर से बोला, बर्फीला दर्पण। करण ने इतना कहा ही था कि तभी उसके सामने बर्फ की दीवार बनने लगी
वो दीवार पारदर्शी थी और अगले ही पल उस दीवार ने दर्पण का रूप ले लिया और जैसे ही प्रियांशी का भेजा हुआ बर्फ का तीर उस बर्फ के दर्पण से टकराया तो उसने अपनी दिशा बदल दी और मुड़कर सीधा प्रियांशी की ओर उड़ गया। प्रियांशी ने जब ये देखा तो उसकी आंखें हैरानी में फटी की फटी रह गई। प्रियांशी ने अपना बनाया हुआ तीर खुद की ओर आता देखा तो उसने अपनी हैरानी छोड़ी और जल्दी जल्दी अपने हाथ हिलाने लगी और उसके पीछे बने बर्फ के चक्र से तीर जैसा ही एक नोकधार बर्फ से बना भाला निकला और तेजी से उस तीर की ओर बढ़ गया। और जैसे ही दोनों के हमले एक दूसरे से टकराए तो एक जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके के वजह से करण और प्रियांशी दोनों खून उगलते हुए दूर जाकर गिरे। ये सब देखकर दोनों राजकुमारियों को चक्कर आने लगे और दोनों बहनों ने हैरानी में एक ही सुर में कहा, ये कैसे हो सकता है। उनकी बात सुनकर सेनापति मुस्कुराए और खुश होते हुए बोले, ऐसा लगता है इस लड़के ने बर्फ की पकड़ तकनीक की तीन में से एक खास तरीके को समझ लिया है। ये लड़का सच में एक प्रतिभाशाली योद्धा है। ये कहने के बाद सेनापति ने श्रेया की तरफ तिरछी नज़र से देखा और बोले, तुम्हारी पसंद लाजवाब है राजकुमारी। ये कहने के बाद सेनापति के चेहरे पर एक मुस्कान तहर गई। जब श्रेया ने सेनापति की बात सुनी और उन बातों का मतलब समझा तो उसके गाल गुलाबी हो गए और उसकी आंखें करण पर टिक गई जो अपने मुंह से खून पहुंच रहा था। करण के मुंह से बेशक खून निकल रहा था लेकिन उसे अपनी इस तकनीक पर गर्व महसूस हो रहा था और खुश होते हुए खुद से बोला, बर्फ की पकड़ की ये खास तकनीक बहुत ताकतवर है। इससे मैं सामने वाले का हमला वापस उसी पर कर सकता हूँ। हाँ, इसमें बेशक मेरी 70% शक्तियाँ खर्च हो गई है, फिर भी मैं इस खास तरीके को अपने तुरूप के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। जहां करण अपनी बर्फ की पकड़ तकनीक की ताकत देखकर खुश था वहीं दूसरी तरफ प्रियांशी गुस्से में करण को देख रही थी। इस समय प्रियांशी की आंखें जल रही थी। तभी प्रियांशी के बाल जो घने काले थे वो गिरे गिरे सफ़ेद होने लगे। उसकी आंखें और लाल हो गई। करण और जब सबने प्रियांशी का ये रूप देखा तो सब हैरान हो गए। करण को समझ नहीं आ रहा था कि प्रियांशी के साथ प्रॉब्लम क्या है। जब करण प्रियांशी के बारे में सोच था वही प्रियांशी का रूप बदलता जा रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां सफ़ेद हो गई और उसके शरीर से बर्फ के छोटे छोटे कांटे निकलने लगे और पीछे बना हुआ चक्र एक गहरे काले रंग के गोले में तब्दील हो गया और उसमें से नकारात्मक आभा निकलने लगी। जैसे ही नकारात्मक आभा उस गोले से निकली वैसे ही करण के सीने से सफ़ेद रोशनी टिमटिमाने लगी। करण ने जब अपने सीने की तरफ देखा और जब समझा तो उसका दिल बैठ गया। करण को समझने में देर नहीं लगी कि नकारात्मक आभा उस गोले से निकल रही है, वो उसके लिए जानलेवा है। ये समझकर करण अब और लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने प्रियांशी को देखा और विनम्र ढंग से बोला, प्रियांशी, हमें अब लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। दरअसल मैं अपनी शक्तियों का परीक्षण करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें उकसाया था। मैं तुमसे उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। करण ये सब कह तो दिया लेकिन प्रियांशी पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। उसके सफ़ेद हुए बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें करण को देख रही थी, जैसे आंखों से ही कह रही हो, आज तुझे मैं मार डालूंगी। करण उसकी आंखें देखकर डर गया लेकिन उसने भी ठान लिया कि वो अपनी डिवाइन फायर का इस्तेमाल करेगा। बेशक उसकी शक्तियां प्रियांशी के बराबर की नहीं थी लेकिन डिवाइन फायर से वो अपनी सुरक्षा तो कर ही सकता है। वही प्रियांशी के काले गोले में से नकारात्मक शक्तियां निकलकर सीधा प्रियांशी के शरीर में जाने लगी, जिस वजह से प्रियांशी की आध्यात्मिक शक्तियां, शारीरिक शक्तियां दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसकी ताकत महारथी स्तर से ऊपर के स्तर महासाधक के स्तर के पहले चरण पर पहुंच गई। अपने अंदर इतनी ताकत जमा करने के बाद प्रियांशी ने करण को देखा और उसकी ओर बढ़ गई। वो जैसे ही वो आगे बढ़ी उसके हाथ में एक तलवार आ गई और इस तलवार से वो करण का गला काट देना चाहती थी। करण ने भी ज्यादा नहीं सोचा और वो अपनी डिवाइन फायर का इस्तेमाल करके सुरक्षा कवच बनाने ही वाला था कि तभी उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी आकर खड़ा हो गया। प्रियांशी ने भी उस आदमी को देख लिया था लेकिन वो रुकी नहीं और उस आदमी पर हमला कर दिया। असल में वो आदमी सेनापति ही था। सेनापति ने जब देखा कि प्रियांशी उस पर हमला कर रही है तो उसने भी अपनी तलवार निकाली और प्रियांशी से भिड़ गया। जब दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराई तो किसी बॉम्ब फूटने जैसी आवाज़ सबको सुनाई दी। श्रेया और शिवानी हड़बड़ाती हुई करण के पास आई। वो दोनों ने करण को अपनी शक्तियों में घेर लिया ताकि उसे कोई नुकसान न हो। श्रेया ने करण की चिंता जाहिर करते हुए कहा, तुम ठीक तो हो करण? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये आदमी कौन है? करण ने पूछा, जिसका जवाब देते हुए श्रेया ने कहा, वो हमारी सेना की टुकड़ी के दूसरे सेनापति है, सेनापति अभिराम है। करण ने जब उस आदमी की पहचान जानी तो उनकी तरफ नजरें फेर ली। इस समय सेनापति और प्रियांशी दोनों ही तलवारबाजी कर रहे थे और अभी तक उनके बीच 300 हमलों की चाल का आदान प्रदान हो चुका था। जहां प्रियांशी आक्रामक थी तो वही सेनापति सिर्फ अपना बचाव कर रहे थे। वो प्रियांशी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। उन्हें समझ आ रहा था कि प्रियांशी के साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन प्रियांशी रुकने वाली नहीं थी। वो और आक्रामक हो गई। उसकी तलवार से 12 बर्फ की बनी तलवारें निकली जिनकी नोक काली थी। वो सीधा सेनापति की ओर उड़ती हुई पूरी रफ्तार में उड़ गई।
अपनी ओर आती उन तलवारों को देखकर सेनापति मुस्करा दिए और अपनी तलवार की एक ही चाल में उसकी 12 तलवारें 2 टुकड़ों में बट गई और जमीन पर जाकर धंस गई। अपना हमला इतनी आसानी से विफल होते देख प्रियांशी का गुस्सा बढ़ गया और उसके पीछे जो काला गोला था जिसमें से नकारात्मक आभा निकल रही थी, वो गोला सीधा सेनापति की ओर बढ़ गया। सेनापति ने काला गोला अपनी ओर आते देखकर भी नहीं घबराए और उन्होंने अपनी तलवार को हवा में उठाकर बोले, धरती तोड़ तलवार। सेनापति ने जैसे ही ये कहा उसकी तलवार हवा में उड़ने लगी और उसका आकार बड़ा होने लगा और कुछ ही पल में उसका आकार 200 मीटर हो गया। सेनापति ने ये देखा और मुस्कुराते हुए उस गोले को देखा जो उनकी तरफ बड़ा चला आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी राक्षस का मुंह हो जो सबको अपने अंदर निगल लेने वाला है। सेनापति ने उस काले गोले की तरफ इशारा कर दिया। इशारा पाते ही वो तलवार जो अभी विशालकाय बन चुकी थी वो सीधा उस गोले की ओर बढ़ गई। करण ये सब देखकर अपनी आंखें मसल रहा था। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। अगर वो प्रियांशी को नहीं उकसाता तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अपनी गलती से ज्यादा वो प्रियांशी की ताकत देखकर हैरान था। वो बिना डिवाइन फायर के प्रियांशी के सामने 2 पल भी नहीं टिक पाता। करण को अब और ताकतवर बनने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो इतना ही ताकतवर रहा तो शायद वो करिश्मा का पता कभी नहीं लगा पाए। जहां करण ये सब सोच रहा था वहीं सेनापति की तलवार और प्रियांशी का नकारात्मक शक्तियों का गोला एक दूसरे के करीब पहुंच गया और अगले ही पल दोनों एक दूसरे से टकरा गया। दोनों हमले एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें सेनापति की तलवार का प्रभाव ज्यादा था। कुछ देर के बाद ही सेनापति की तलवार ने उस गोले को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और एक दिल दहला देने वाला धमाका हुआ। श्रेया और शिवानी का बना हुआ सुरक्षा कवच इस धमाके की ताकत का सामना नहीं कर पाया और वो कांच की तरह भी कर गया, जिस वजह से श्रेया, शिवानी और करण हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरे। उन सब के मुंह से खून निकलने लगा। वही प्रियांशी की हालत भी खराब हो गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो चक्कर खाकर नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी सेनापति ने उसे पकड़ लिया और उसे उठाकर श्रेया के पास ले गया। श्रेया, शिवानी और करण दोनों अभी तक खड़े हो गए थे और अपने मुंह से बहते हुए खून को पोंछ रहे थे। तभी सेनापति ने प्रियांशी को श्रेया को पकड़ाते हुए कहा, इसे काफी चोटें लगी है, इसका इलाज करवाना शुरू करो। ध्यान रहे मुकाबले में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दो। ये कहने के बाद सेनापति ने उदासी से प्रियांशी को देखा और गंभीरता से बोले, वरना ये मुकाबला रायगढ़ जीत जाएगा। ये लड़की काबिले तारीफ है, लेकिन इसके अंदर। ये कहते कहते सेनापति शांत हो गया और आगे कुछ बोला नहीं। श्रेया और शिवानी भी सेनापति की बात को समझ रहे थे। तभी सेनापति ने करण को देखते हुए कहा, तुम हिम्मती तो बहुत हो, लेकिन साथ में बेवकूफ भी। सेनापति की बात समझ करण को खुद के ऊपर शर्म आने लगी और प्रियांशी की हालत देखकर खुद पर गुस्सा भी। तभी सेनापति ने करण से कहा, तुम मुझे कल अभ्यास गृह में आकर मिलो, मुझे तुम्हें कुछ बातें समझानी है। करण सेनापति की बात सुनकर घबरा गया। उसे लगा कि अब उसे इस चीज की सजा मिलने वाली है, लेकिन उसने एक बार प्रियांशी को देखा जो बेहोश पड़ी हुई थी, जिसके शरीर पर कई सारी चोटें लगी हुई थी। ये देखकर करण को गिल्टी महसूस होने लगा और अपना मन पक्का करके अपनी सजा पाने को तैयार हो गया और दृढ़ता से बोला, मैं आ जाऊंगा, मैं अपनी गलती की सजा पाने के लिए तैयार हूँ। जब करण ये सब कहा जब तक सेनापति वहां से चले गए थे, ये देखकर करण ने अपना सर पकड़ लिया। तभी करण ने श्रेया से पूछा, श्रेया, वैसे सेनापति की ताकत का स्तर क्या है? करण की बात का शिवानी ने जवाब दिया, सेनापति महासाधक के 9वें चरण पर है और कुछ सालों बाद वो भी सोमनाथ जी के स्तर पर पहुंच जाएंगे। करण का ये सुनकर मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आया कि शक्तियों के कितने स्तर होते हैं। तभी उसे करिश्मा की कही हुई बात याद आई, जब उसने कहा था, जब तुम गॉड वर्ल्ड पहुंच जाओगे तो आगे के स्तर के बारे में खुद जान जाओगे। ये सोचने के बाद करण ने खुद को बहुत ज्यादा कमजोर पाया। अंडरस्को किया सच में करण कमजोर है और क्यों मिलने के लिए बुलाया है सेनापति ने करण को? किया सेनापति करण को सजा देने वाला है? किया हुआ था प्रियांशी को? क्यों वो खुद को लड़ाई करने से नहीं रोक पाई? इन सब सवालों को जानने के लिए पढ़ते रहे करण की करिश्मा 18 करण के अनवांटेड दुश्मन। जहां करण इन शक्तियों के स्तर के बारे में सोच रहा था, वही श्रेया प्रियांशी की हालत देखकर परेशान थी। इसीलिए उसने करण से कहा, करण, मुझे अभी जाना होगा, प्रियांशी को थोड़ा आराम करने की जरूरत है और उसे कई जगहों पर चोट भी लगी हुई है, उन चोटों पर भी दवा लगानी होगी। तुम शिवानी के साथ रहो और आने वाले मुकाबले के बारे में जानकारी ले लो। करण ने श्रेया की बात पर हामी भरी और एक नज़र प्रियांशी को देखा जो श्रेया के हाथों में थी। उसकी हालत देख देखकर करण को दुख हो रहा था। करण की हामी मिलते ही श्रेया वहां से प्रियांशी को लेकर चली गई। चिंता मत करो, इतनी भी चोट नहीं लगी है उसे, कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, शिवानी ने करण को समझाते हुए कहा। करण शिवानी की बात सुनने के बाद भी सहज नहीं हुआ। उसे अभी भी अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, लेकिन फिर भी करण ने शिवानी की बात पर अपना सर हिला दिया।
शिवानी करण की परिस्थिति समझ रही थी, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। क्या मैं तुम्हें अब आने वाले मुकाबले के बारे में बताना शुरू करूं, ताकि तुम मुकाबले को जीतकर नालंदा विश्वविद्यालय जा सको और करिश्मा के बारे में पता लगा सको? शिवानी ने कहा। असल में श्रेया ने शिवानी को राजा से हुई मुलाकात के बारे में कुछ कुछ बताया था, जिसमें करिश्मा का भी जिक्र था, और बाकी की बातें जैसे करण की नवग्रह की शक्तियां और डिवाइन फायर को छोड़कर, क्योंकि राजा ने श्रेया को ये सब किसी को भी बताने को मना किया था। शिवानी के मुंह से करिश्मा का नाम सुनते ही करण प्रियांशी को झट से भूल गया और शिवानी को देखते हुए बोला, बताओ क्या है ये मुकाबला और क्या होता है इस मुकाबले में? करण की बात सुनकर शिवानी मुस्कुराई और बोली, आओ आराम से बैठकर बात करते हैं। ये कहने के बाद शिवानी और करण दोनों वापस उसी जगह पर जाकर बैठ गए। करण शिवानी के सामने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था और शिवानी के बोलने का इंतजार कर रहा था। शिवानी ने मुकाबले के बारे में बताते हुए कहा, ये मुकाबला हर 5 साल में एक बार होता है। इस मुकाबले को शिव अकेडमी करवाती है, क्योंकि हर 5 साल बाद नालंदा विश्वविद्यालय का एडमिशन का प्रोसेस चालू हो जाता है, और एडमिशन के टाइम पर शिव अकेडमी अपने चुने हुए योद्धाओं को नालंदा विश्वविद्यालय भेजती है, और जिन चुने हुए योद्धाओं को शिव अकेडमी नालंदा विश्वविद्यालय भेजती है और वो उधर जाकर नालंदा विश्वविद्यालय का परीक्षण पार करके अपनी जगह पक्की कर लेता है, तो ऐसे में शिव अकेडमी का नाम बड़ा हो जाता है, जिस वजह से हर राज्य का राजा अपने राजकुमार और राजकुमारियों को शिव अकेडमी में दाखिला दिलाने के लिए तत्पर रहते हैं, और राजा लोग काफ़ी धन शिव अकेडमी को निधि के रूप में देते हैं। इस वजह से शिवा अकेडमी को हर जगह से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। शिवानी आगे कुछ कहती उससे पहले ही करण ने उसे टोकते हुए कहा, मुझे ये सब नहीं जानना, ये सब तो शिव अकेडमी का निजी मामला है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि मुकाबले में कितने राउंड होने वाले हैं, और राउंड में क्या होगा, कैसे मुकाबला होने वाला है, लड़ाई करके या कोई दौड़ करनी पड़ेगी, मुझे ये सब बताओ, मुझे बाकी की चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। करण की बात सुनकर शिवानी मुस्कुराई और बोली, अच्छा ठीक है, बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि इस मुकाबले में कई परेशानियाँ आने वाली है। करण तो पहले से ही जानता था, बिना परेशानियों के कोई चीज़ कहाँ शुरू होती है, इसलिए इस बार वो चुप रहा और शिवानी की बातें सुनने लगा। शिवानी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, इस मुकाबले में 4 राज्य के राजकुमार और राजकुमारियां भी हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें मेरी सौतेली बहन शिवांगी भी है, जो उकांक्षा देश की राजकुमार की पत्नी है, को तुम्हें मुकाबले में मारने की पूरी कोशिश करेगी। ये कहने के बाद शिवानी ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, पहले तो मैं तुम्हें इस मुकाबले से दूर रहने के लिए कह रही थी, लेकिन तुम्हारा और प्रियांशी का मुकाबला देखने के बाद मैंने अपनी राय बदल दी। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुकाबले में मरोगे तो बिल्कुल भी नहीं। करण शिवानी की बात सुनकर मुस्करा दिया, लेकिन उसके मन में अभी भी खुद को ताकतवर बनाने की आग जल रही थी। शिवानी ने आगे कहा, और तुम्हें वो 2 राजकुमार याद है जिससे श्रेया दीदी ने फूल लेकर तुम्हें दे दिया था? करण को वो दोनों नमूने अच्छे से याद थे, इसीलिए उसने अपना सर हाँ में मिला दिया। करण का इशारा समझ शिवानी ने कहा, वो दोनों धानपुर राज्य के राजकुमार हैं। वो दोनों भी इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे। वैसे तो उनको तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्या? करण ने पूछा। वो तुम श्रेया दीदी के करीब हो, इसीलिए वो भी मेरे दुश्मन बन गए हैं। एस्टरस करण ने शिवानी की बात को पूरा करते हुए कहा। शिवानी का चेहरा लाला हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले, लेकिन करण सहज था। वो ऐसे लोगों से अपनी दुनिया में बहुत बार मिल चुका था, और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। शिवानी को शर्मता देख करण ने कहा, उनको मुझसे जलन होती है, इसीलिए वो मुझे मुकाबले में चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे बराबर। शिवानी ने करण की बात पर अपना सर हाँ में हिला दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करण को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। उसे तो आग बबूला हो जाना चाहिए था, क्योंकि श्रेया तो करण से प्यार करती है, और श्रेया को कोई और प्यार करे ये करण कैसे देख सकता था। उसे तो तलवार लेकर उस राजकुमार के महल चले जाना चाहिए था। करण ने जब देखा कि अब शिवानी कुछ नहीं कह रही है, तो उसने कहा, बस इतने की खतरे थे, अब ये तो बताओ मुकाबला कैसे होने वाला है। करण को ये समझ आ गया था कि उसके दुश्मन बिना गिनती के बढ़ते जा रहे हैं। पहले दानव वंश, फिर वो दोनों राजकुमार, और एक खून की प्यासी शिवांगी, जिसे एक साथ है सुपारी क्लब की किलपारो। और इतना सब कम था जो करण ने उड़ता हुआ तीर भी ले लिया, राजकुमारी प्रियांशी। ये सब सोचकर करण का सर दर्द होने लगा। उसे गॉड वर्ल्ड में आए कुछ महीने ही बीते थे, जिसमें वो 2 दिन ही कमरे से बाहर रहा, और उसमें भी उसके दुश्मनों की लिस्ट बन गई। करण ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा था, तभी शिवानी ने अपनी शर्म छुपाई और बोली, वो मुकाबले में 3 राउंड होते हैं। पहले और दूसरे राउंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आखिरी राउंड में जो पहले के राउंड को पार करके आते हैं, उनमें मुकाबला होता है, और टॉप 3 को नालंदा विश्वविद्यालय जाने का मौका मिलेगा, और पहले नंबर वाले को सूर्य तलवार, बाकी लोगों को सिर्फ निराशा हाथ आएगी।
करण को शिवानी की बात सुनकर गुस्सा आने लगा। उसे लगा था कि शिवानी उसे तीनों राउंड के बारे में जानकारी बताएगी तो वो उस तरीके से ट्रेनिंग करेगा, लेकिन शिवानी ने को तो पहले के 2 राउंड के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन करण समझता था कि 5 सालों में होने वाला मुकाबला बिल्कुल उसके धरती लोक के कॉलेज एग्जाम जैसा था, जहां क्वेश्चन पेपर एग्जाम के दिन ही मिलते थे। अगर पहले ही क्वेश्चन पेपर मिल जाते तो लोग सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के जवाब याद करते और पास हो जाते हैं। इसीलिए करण ने शिवानी से विनम्रता से कहा, मुझे ये सब जानकारी बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया शिवानी। करण की बात पर शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज है। खैर 10 दिनों बाद मुकाबला है, खुद को तैयार कर लो और उम्मीद करो कि प्रियांशी को तुम मुकाबले में टक्कर दे सको। करण ने शिवानी की बात पर हामी भरी। वो भी इतना समझता था कि प्रियांशी और उसके बीच ताकत का बड़ा अंतर था। अगर आज सेनापति समय पर नहीं आते तो करण प्रियांशी की तलवार से कट के टुकड़ों में बट गया होता। करण की हामी सुनकर शिवानी ने आगे कहा, ये सब तो था तुम्हारे मतलब का, अब मेरे मतलब की बात करे। कौन सी बात? करण ने कहा, जिसके जवाब में शिवानी ने एक ग्लास वाइन का लिया और बोली, मेरे शादी का जोड़ा, तुम वो कब बना रहे हो मेरे लिए? मुझे न इंतजार नहीं हो रहा, क्योंकि जब जब मैं तुम्हारे कपड़े देखती हूं ना तो मुझे बेचैनी होने लगती है कि तुम मेरे लिए कैसा जोड़ा तैयार करोगे। इस समय शिवानी बहुत उत्साहित थी और उसकी नज़रें बार बार करण के कपड़ों पर जा रही थी। वही करण का चेहरा फीका पड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवानी को क्या जवाब दे, लेकिन फिर भी उसने कहा, वो मैं बना दूंगा, तुम उसकी टेंशन न लो, तुम शादी के दिन सबसे सुंदर लगोगी। इतना कहने के बाद करण ने बात को बदलते हुए कहा, वैसे तुम्हारी शादी है कब? शिवानी ने कहा, आज से 20 दिन बाद। करण ने ऐसे ही कई सवाल किए और शिवानी जवाब देती रही। कुछ समय दोनों ऐसे ही बात करते रहे, जिसमें दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो गई। ऐसे ही थोड़ी देर और बात चली, फिर शिवानी और करण वहां से चले गए। करण अपने कमरे में आ गया था, शिवानी भी करण को कमरे तक छोड़कर चली गई थी। करण सीधा अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। आज करण बहुत थक गया था और पलंग पर लेटे लेटे कब उसकी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। कुछ समय तो ऐसे ही खामोशी में बीत गया। करण भी गहरी नींद में सो रहा था। तभी किसी ने करण के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन करण गहरी नींद में था, इसीलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी दोबारा से किसी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन करण अभी भी नहीं उठा। ऐसा लग रहा था जैसे करण नींद में कोई अपना देख रहा हो और वो उस सपने से निकलना न चाहता हो। दरवाजा बजाने वाले को भी ऐसा ही महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने कई बार कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ निराशा ही मिली। इसीलिए वो शख्स वहां से चला गया और कुछ देर बाद वो करण के कमरे की खिड़की के पास दिखाई दिया। उस शख्स ने अपनी कमर पर टंगी हुई म्यान से तलवार निकाली और खिड़की के लॉक को तोड़ दिया। लॉक टूटते ही खिड़की खुल गई। खिड़की खुलने के बाद वो शख्स उछलकर कमरे में आ गया और जब उसने करण को सोते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अंडस्को कौन था वो शख्स? क्या करने आया था करण के कमरे में? और कैसे करेगा सामना करण इतने सारे दुश्मनों का? क्या प्रियांशी ठीक हो पाएगी? और कैसे लाएगा शादी का जोड़ा करण? इन सब सवालों को जानने के लिए पढ़ते रहे करण की करिश्मा। CH19 एक चुम्मी क्या परेशानी है? वो मुस्कुराने वाला शख्स कोई और नहीं श्रेया थी। उसके एक हाथ में खाने की थाली थी जो वो करण को देने के लिए लाई थी, और जब उसने करण को सोते हुए देखा तो देखती ही रह गई और धीरे से बोली, सोते हुए कितना प्यारा लगता है। कोई कह सकता है इतने प्यारे लड़के के पास नवग्रह की शक्तियां होंगी, और इतना कम था जो अब बर्फ की पकड़ तकनीक को भी विकसित कर लिया है, जिसे खुद दादू भी विकसित नहीं कर पाए। ये कहने के बाद श्रेया करण के पास आई और खाने की थाली को पलंग के बगल में रखे हुए टेबल पर रख दी और खुद पलंग पर जाकर बैठ गई और करण को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निहारने लगी। श्रेया की आंखों में करण के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। श्रेया को करण के साथ की पहली मुलाकात याद आने लगी। कैसे श्रेया ने करण के ऊपर अपना तीर छोड़ दिया था, ये याद करके श्रेया को हंसी आ गई और उसे ना जाने क्या सूझा। वो करण के बिस्तर पर ही लेट गई। इस वक्त श्रेया का चेहरा करण के चेहरे के बिल्कुल करीब था। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। श्रेया करण की गर्म सांसों से उत्तेजित हो गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और अपने गुलाबी होठों को करण के होठों के पास ले जाने लगी। इस समय श्रेया के होठ करण के होठों के बेहद करीब थे और जैसे ही दोनों के होठ एक दूसरे को चूमने वाले थे, तभी श्रेया ने खुद को रोक लिया और होठों के बजाय श्रेया ने करण के गालों को चूम लिया। करण को किसी के चुने का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि श्रेया उसके पलंग के पास खड़ी है। दरअसल जब श्रेया ने करण को चूमा तो वैसे ही करण से दूर हट गई। वो करण के मन में खुद के लिए गलत भाव नहीं पनपने देना चाहती थी। श्रेया को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी ने करण को चूमते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन उसकी सोच से अलग करण के अंदर बैठा चंद्रा ये सब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था।
इस समय उसकी जबान अपनी आंखों को साफ कर रही थी। वो करण से ये सब बताना चाहता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और मन ही मन बोला, अब आएगा मजा। करण तुम्हारी तो निकल पड़ी। गॉडवुल्फ आते ही एक राजकुमारी को अपने प्यार में पागल कर दिया। अब देखने में मजा आने वाला है, आगे क्या होगा मेरी जान। चंद्रा की बातों से अलग करण श्रेया को देखा जा रहा था। इस समय श्रेया का चेहरा लाल हुआ रखा था, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान थी। तभी करण ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था, तो तुम अंदर कैसे आई? करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक लड़की उसके कमरे में बिना परमिशन कैसे घुस सकती है, और जब तब करण अंदर हो, क्या इसको शर्म लिहाज नहीं है? इसे पता नहीं है कि किसी अनजान लड़के के कमरे में बिना पूछे नहीं आना नहीं चाहिए। करण तो अपने मन में ये सब सोच रहा था, लेकिन श्रेया ने बड़ी शालीनता से करण से कहा, तुमने सुबह कुछ नहीं खाया, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खान लेकर आई थी। इतना कहने के बाद श्रेया ने टेबल पर रखी खाने की थाली की ओर इशारा किया। करण ने भी श्रेया का इशारा समझ उस तरफ देखा जहां श्रेया ने इशारा किया था। वहां पर एक टेबल पर एक खाने की थाली रखी हुई थी। खाने की थाली में कई सारे पकवान थे, जिसे देख करण के पेट में चूहे खुदने लगे, लेकिन उसे शर्म भी आ रही थी। श्रेया उसके लिए इतना स्वादिष्ट खाना लेकर आई और वो उसके बारे में क्या सोच रहा था। वो अपनी गलती की माफ़ी मांगता उससे पहले ही श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, करण मैंने खुद तुम्हारे लिए खाना बनाया है, खाकर नहीं बताओगे कैसा बना है? श्रेया ने आज सच में करण के लिए अपने हाथों से खाना बनाया था। वो करण को इम्प्रेस करना चाहती थी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। करण ने श्रेया की बात सुनी और खाने की थाली में से खाने का एक निवाला लिया, और खाते ही करण को ऐसा लगा जैसे वो अपनी बहन के हाथ का बना हुआ खाना खा रहा हो, और वो खुद को श्रेया की तारीफ करने से रोक नहीं पाया। वाह वाह, क्या खाना बनाती हो तुम, सच में मज़ा गया। तुम्हें तो खुद का होटल खोल लेना चाहिए, देखना बहुत पैसे कमाओगी। करण के मुंह से खुद के लिए इतनी तारीफ सुनकर श्रेया का मन शांत हो गया, और वो भी करण के पलंग पर बैठ गई और बोली, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, मैं किसी और के लिए क्यों बनाऊं? श्रेया इस समय करण को अपने प्यार का हिंट दे रही थी, लेकिन करण ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और खाना खाता रहा। थोड़ी देर बाद ही खाना खत्म हुआ। फिर श्रेया ने खाने की प्लेट ली और मुस्कुराते हुए बोली, आगे तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मेरे पास बेझिझक आ जाना। श्रेया की बात पर करण ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, खैर अब तुम जाओ, रात काफ़ी हो गई है और मुझे नींद भी बहुत जोर से आ रही है। इस समय सच में करण को नींद आ रही थी। ऊपर से इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद तो उसे और जोरों से नींद आने लगी थी। श्रेया भी करण को समझ पा रही थी, इसीलिए उसने करण को परेशान करना सही नहीं समझा और अपना सर हाँ में हिलाते हुए चेहरे पर एक मुस्कान के साथ वहां से खिलखिलाते हुए चली गई। करण ने श्रेया पर ध्यान नहीं दिया और वापस बिस्तर पर लेट गया, और कुछ ही देर में करण की आंख लग गई। वो वापस सपनों में खो गया, जहां वो अपनी करिश्मा के साथ एक हंसती खेलती जिंदगी बीता रहा है। वहीं दूसरी तरफ श्रेया शिवानी के कमरे में आ गई थी। शिवानी ने जब श्रेया को आते हुए देखा तो वो हड़बड़ाते हुए श्रेया के सामने खड़ी हो गई और बोली, क्या हुआ? बात आगे बढ़ी, किया करण ने तुम्हें चूमा? किया उसने तुमसे प्यार इजहार किया? किया मेरा प्लान ने काम किया? उसने खाना खाने के बाद तुम्हारी तारीफ की? जल्दी बताओ न दीदी, क्या हुआ था? इस समय शिवानी बेहद बेसब्र लग रही थी, जिसे देख श्रेया मुस्कुराए और शिवानी के पलंग पर कूद कर लेट गई। इस समय श्रेया का चेहरा ऊपर की ओर था और उसके चेहरे पर एक झिलमिली सी मुस्कान थी। शिवानी भी श्रेया के बगल में लेट गई, उसका एक हाथ अपने सर पर था और वो श्रेया को घूर घूर के देख रही थी। दे से कह रही हो, जल्दी बताओ वरना मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। श्रेया शिवानी की सोच समझ गई, इसीलिए उसने ऊपर की ओर देखते हुए कहा, जैसा तुमने कहा था, मर्दों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर गुजरता है, वो बिल्कुल सही कहा था। करण ने खाना खाने के बाद मेरी बहुत तारीफ की। श्रेया की बात सुनकर शिवानी बहुत खुश हुई और श्रेया से बोली, अच्छा फिर क्या हुआ? किया तुमने करण को चूमा? किया उसने तुम्हारा साथ दिया? उसके मन में भी तो तुम्हारे लिए कोई भाव जाग ही गए होंगे। शिवानी की बातें सुनकर श्रेया ने शिवानी को एक चपत लगाते हुए कहा, बेशर्म, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मुझे क्यों शर्म आएगी? आप उसे चूम सकती हो और मैं पूछ भी नहीं सकती, ये कौन सा इंसाफ हुआ? शिवानी ने श्रेया को छेड़ते हुए कहा, जिसे सुन श्रेया को शर्म आ गई, लेकिन फिर भी बोली, वो हमारे बीच चूमा तुम्मा कुछ नहीं हुआ। श्रेया की बात सुनकर शिवानी ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? जिसके जवाब में श्रेया ने कहा, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन ये सब शादी के बाद। शिवानी का मुंह खुला का खुला रह गया और बोली, चुम्मा ही तो था, और कुछ करने के लिए थोड़ी बोला था मैंने। चुम्मा तो एक बहुत छोटी सी बात है। अगर एक चुम्मे से तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलता है तो क्या परेशानी है? शिवांगी की बात सुनकर श्रेया को ऐसा लगा
दे से शिवांगी सही कह रही हो, और यही सोचते सोचते आधी रात बीत गई और दोनों राजकुमारियां एक गहरी नींद में सो गया। वो रात इसी कसमकश में गुजर गई और आसमान से अंधेरा छटने लगा और सूरज की रोशनी से शिवपूर्ण देश की सुबह हुई। सूरज की किरणें करण की खिड़की से होकर उसके चेहरे पर पड़ने लगी, जिस वजह से करण ने अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। फिर पलंग से उठा और फ्रेश होने चला गया। उसे वहां न कोई टूथब्रश मिला न पेस्ट, लेकिन फिर भी वो खुद को फ्रेश महसूस कर रहा था। क्यों गॉड वर्ल्ड में हर किसी के पास आध्यात्मिक शक्तियां होती है, जिस वजह से उनकी बॉडी हमेशा फ्रेश दिखाई देती है। खैर ये सब करने के बाद तभी उसके कमरे का दरवाज़ा किसी ने बजाया और बोला, टेलर साहब आपको सेनापति जी ने अभ्यास गृह में बुलाया है। करण ने जब वो आवाज़ सुनी तो उसे कल की बात याद आने लगी, जब उसने प्रियांशी को भड़काया था, जिस वजह से प्रियांशी को काफ़ी सारी चोटें लगी थी। ये सब याद करके उसने अपना मन पक्का किया और सेनापति से मिलने के लिए निकल गया। कुछ ही देर में वो अभ्यास गृह में पहुंच गया। उसने वहां देखा कि बहुत सारे लोग वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो अब राज्य के सैनिक थे और कुछ राजकुमार राजकुमारियां भी थे, जो आपस में लड़कर अपनी खामियों को सुधार रहे थे। ये सब देखते देखते वो एक अधेड़ उम्र के आदमी के पास पहुंच गया। वो अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं सेनापति ही थे, जो सामने दो लोगों को आपस में लड़ते हुए देख रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनके पास आकर खड़ा हो गया है, और जब उन्हें मुड़कर करण को देखा तो वो बहुत खुश हो गए और बोले, शुभ प्रभात करण, तुम्हें मैंने इतनी जल्दी बुलाकर तुम्हें परेशान तो नहीं किया। सेनापति की बात सुनकर करण ने अपने हाथ जोड़े और विनम्र ढंग में बोला, शुभ प्रभात सेनापति जी, और मुझे आने में कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि मैं तो आपसे ही जल्दी से जल्दी मिलना चाहता था। कल आपने मेरी मदद की, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया नहीं कह पाया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेनापति जी, जो आपने मेरी इतनी मदद की, और मैं आपकी हर सजा पाने के लिए भी तैयार हूँ। इतना कहने के बाद करण ने अपना सर नीचे झुका लिया। करण सेनापति की कोई भी सजा को मानने के लिए तैयार था। वही सेनापति करण की बात सुनकर भ्रमित हो गया और हैरानी से बोले, सजा? लेकिन किस बात के लिए? करण ने जब सेनापति की बात सुनी तो उसने अपना सर ऊपर उठाया और सेनापति को देखने लगा। उसकी आंखों में कई सवाल थे, जिसमें एक सवाल करण ने पूछ भी लिया, आप मुझे सजा देने के लिए ही बुला रहे थे ना? मैंने जो गलती की थी उसकी सजा के लिए। करण की बात सुनकर सेनापति के मन में करण के लिए और इज्जत बन गई और मन ही मन बोले, ये होता है असली योद्धा, जो अपनी गलती मानकर अपनी सजा को पाने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे लोग ही भविष्य में एक प्रतिभाशाली योद्धा बनते हैं। मन में इतना कहने के बाद सेनापति मुस्कुराया और बोले, गलती तो तुमने की है, लेकिन उसकी कोई सजा नहीं है, और मैंने तुम्हें सजा नहीं बल्कि किसी और काम के लिए बुलाया है। सेनापति की बात सुनकर करण अवाक रह गया और सोचने लगा कि सेनापति को उससे क्या काम हो सकता है। अंडस्को किस काम के लिए करण को बुलाया था सेनापति ने, और क्या करेगी श्रेया अपने प्यार को पाने के लिए? क्यों चंद्रा ने करण को सब कुछ नहीं बताया? श्रेया करण से प्यार करती है, जब करण को पता चलेगा तो क्या होगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहे करण की करिश्मा। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट करके बताएं। CH20 करण ने मानी गलती। जब सेनापति ने कहा कि वो करण को सजा नहीं देने वाले, बल्कि उन्हें उससे कुछ काम है, तो करण सेनापति को हैरानी से देखने लगा। सेनापति ने करण से हंसते हुए कहा, दरअसल काम मुझे खुद के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा न मानो तो। सेनापति की बात सुनकर करण को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने फिर भी विनम्रता से कहा, आप मुझसे श्रेष्ठ है। अगर आप मुझे कुछ समझाना चाहते हैं तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है। करण की विनम्रता देख सेनापति को काफी संतुष्टि मिली और मुस्कुराते हुए बोले, चलो फिर चलते चलते बात करते हैं। सेनापति की बात पर करण ने हामी भरी। फिर दोनों अभ्यास गृह में घूमने लगे। अभ्यास गृह काफी बड़ा था, हर जगह सब अपनी ट्रेनिंग में लगे हुए थे। तभी चलते हुए सेनापति ने करण से कहा, करण मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? क्यों नहीं, आप पूछ के देखिए, अगर मेरे पास आपके सवाल का जवाब होगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा, करण ने सेनापति से कहा। सेनापति करण की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, करण तुम ऐसा समझो कि तुम एक बहुत बड़े युद्ध के मैदान में हो, जहां तुम्हारे सामने हजारों दुश्मन हैं, लेकिन उनका स्तर तुमसे कम है, और इन हजारों दुश्मनों के पीछे लाखों दुश्मन हैं जिनका स्तर तुम्हारे जितना ही है, और उन लाखों दुश्मनों के पीछे और भी कुछ लोग हैं जिनका स्तर तुमसे अधिक है। इतना कहने के बाद सेनापति जी रुक गया। सेनापति को रुकते देख करण भी रुक गया। फिर सेनापति ने करण को देखते हुए गंभीर लहजे में कहा, इतने दुश्मनों के बीच तुम अपनी अभी की शक्तियों के साथ कितना लड़ सकते हो? सेनापति की बात सुनकर करण हैरान हो गया और सोचने लगा, और कुछ सोचने के बाद बोला, मैं उस वक्त लड़ाई ही क्यों करूंगा, भाग क्यों नहीं जाऊंगा?
करण के हिसाब से तो इतने दुश्मनों के सामने तो भागना ही सबसे अच्छा प्लान है। करण की सोच सुनकर सेनापति को हंसी आ गई और बोले, ये विचार अच्छा है, लेकिन करण अगर उनके पास तुम्हारी बहन हो, ये तुम्हारी प्रेमिका जिन्हें उन लोगों ने कैद कर रखा है, क्या तब भी तुम भाग जाओगे? सेनापति की बात सुनकर करण सकते में आ गया और बोला, मैं कभी भी नहीं भागूंगा और ना ही किसी अपने को अपने दुश्मनों के कैद में जाने दूंगा। मैं उन सबको मार दूंगा। इतनी छोटी सोच के साथ मरोगे तुम? मेरे हिसाब से तो तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से तुम शुरुआत के 500 लोगों को भी नहीं मार पाओगे, और तुम सबको मारने की बात कर रहे हो। सेनापति ने करण से कड़क लहजे में कहा, जिसे सुन करण सकपका गया और बोला, आपको क्या लगता है मेरे में काबिलियत नहीं, और आपने मुझे किस हिसाब से छोटी सोच वाला कहा? क्या आपके पास इसका सही जवाब है? करण इस समय सेनापति से काफी नाराज लग रहा था, लेकिन सेनापति ने उसकी बात सुनी और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, करण तुम्हें जवाब चाहिए ना, तो मैं तुम्हें इसका जवाब तो वो भी देता हूँ। करण सेनापति को समझ ही नहीं पा रहा था, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी बातों का कोई लॉजिक भी है या सिर्फ इन्होंने मुझे सुबह सुबह अपना टाइम पास करने के लिए बुलाया है? अगर ऐसा है तो मैं इस सेनापति की शिकायत महाराज से जरूर करूंगा। करण तो ये सब सोच ही रहा था, तभी सेनापति ने कहा, कल जब तुम राजकुमारी प्रियांशी से लड़ रहे थे, उस वक्त तुमने उसके हमले के जवाब में बर्फ की पकड़ तकनीक के पहले खास तरीके का इस्तेमाल किया था। वैसे मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, बर्फ की पकड़ तकनीक लाखों करोड़ों में भी बहुत कम लोग ही उसे सीख पाते हैं, और उस खास तरीके को तो उंगली भर भी लोग नहीं सीख पाते, लेकिन तुमने बल्कि उसे सीखा ही नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल भी बखूबी किया। इस बात ने मुझे काफी प्रभावित किया है। लेकिन किया? करण ने फट से पूछा, जिसके जवाब में सेनापति ने कहा, लेकिन जब भी तुम उस तकनीक का इस्तेमाल करोगे तब तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाएगी। जैसे कल हुआ, तुमने बर्फ की पकड़ तकनीक इस्तेमाल तो कर ली, लेकिन उसके बाद तुम्हारी ऊर्जा यानी तुम्हारी शक्तियां 70% तक कम हो गई, और युद्ध के बीच में अगर ऐसा होता है तो इसका एक ही परिणाम होता है, मौत। सेनापति की बात सुनकर करण ने सवाल करते हुए कहा, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? करण की बात सुनकर सेनापति जी मुस्कराए और बोले, क्या करना चाहिए ये तो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। और हाँ, अब तुम्हें मेरी बात समझ आई क्यों मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि तुम अपने लोगों की सुरक्षा कर सको। जब तक तुम इतना कहते कहते सेनापति जी रुक गया। सेनापति को रुकता देख करण ने सवाल किया, जब तक तुम? इससे आगे किया सेनापति जी? इस समय करण सेनापति की पूरी बात समझ गया था। उसे एहसास हुआ कि सेनापति की बात में दम तो है, और अगर सेनापति के पास उसकी समस्या का हल है तो वो हाल जानकर ही रहेगा। सेनापति जी करण के भाव पड़ चुके थे, इसीलिए उन्होंने आगे कहा, मैंने कहा ना, ये तो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। ये कहने के बाद सेनापति मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगे। करण उन्हें रोककर पूछना चाहता था कि कौन सा रास्ता है जिससे उसे इस चीज का हल मिलेगा, लेकिन वो जानता था कि वो कितना भी पूछ ले सेनापति उसे कुछ नहीं बताने वाले, इसीलिए उसका मुंह उतरा गया। तभी सेनापति ने जाते जाते कहा, युद्ध शक्तियों के साथ साथ युद्ध कौशल के साथ ही जीता है। वैसे सूर्य तलवार अपने मालिक का इंतजार कर रही है। इतना कहते ही सेनापति वहां से चले गया और करण और भ्रमित हो गया। उसका दिमाग चकराने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि सेनापति उसे क्या समझना चाहते थे। करण ने काफी सोचा लेकिन नहीं समझ पाया। फिर उसने सेनापति की सारी बातें कचरे के डब्बे में डाली और अभ्यास गृह में घूमने लगा। तभी उसने देखा कि उसके सामने दो लोग अपने अपने हथियार से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। एक के पास भाला है तो एक के पास तलवार। दोनों ही योद्धा आपस में लड़कर अपनी तलवारबाजी और भालाबाजी की खामियां दूर कर रहे हैं। उसने अपनी नज़र और आगे पीछे घुमाई तो उसने देखा कि सबके हाथ में कोई न कोई हथियार है। किसी के पास नान चाकू है तो किसी के पास फरसा है और भी बाकी के हथियार है, लेकिन सबसे ज्यादा तलवार और भाला ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब करण ने सबके हाथ में तलवार देखी तब उसे सेनापति की आखिरी बात याद आई जब उन्होंने कहा था, सूर्य तलवार अपने मालिक का इंतजार कर रही है। ये याद आते ही करण का दिमाग घुमा और उसे सेनापति की तलवारबाजी याद आ गई, जब उन्होंने बिना किसी खास तकनीक से सिर्फ अपनी तलवार के दम पर ही प्रियांशी का शक्तियों का बना गोला दो हिस्सों में बांट दिया था। ये याद करते ही करण ने मन में कहा, अब समझ आया उन्होंने मुझे छोटी सोच वाला क्यों कहा, क्योंकि वो मुझे समझ गए थे कि मुझे शॉर्टकट काम करना पसंद है। मैं सिर्फ अपनी तकनीक के दम पर ही करिश्मा से मिलने चला था। सच में मैं बेवकूफ़ ही हूँ, क्योंकि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बर्फ़ की पकड़ तकनीक का खास तरीका जिसे बर्फ़ का दर्पण कहते हैं वो इस्तेमाल भी करता हूँ, तो मैं सिर्फ लोगों के ज़्यादा ताकतवर हमले से खुद का बचाव कर पाऊंगा। लेकिन तकनीक इस्तेमाल करने के बाद मेरी हालात बहुत अच्छी नहीं होगी, और जैसा सेनापति ने कहा, युद्ध के बीच में थक जाना मतलब मौत।
ये सोचने के बाद करण ने एक लंबी सांस ली और धीमे से बोला, अगर मैं तलवारबाजी सीख लेता हूँ तो मैं अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। करण ने इतना कहा ही था कि तभी उसके सामने सेनापति आ गए। उनके चेहरे पर करण के लिए तारीफ साफ देखी जा सकती थी। करण ने जब उन्हें दोबारा से देखा तो अपने हाथ जोड़कर बोला, मुझे मेरी गलती को समझाने के लिए आपका धन्यवाद सेनापति जी। मुझे अब सब समझ आ गया है कि मुझे अपने लिए तलवार नहीं तो किसी और हथियार की तकनीक विकसित करनी होगी, वरना मैं बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूँ। असल में करण को अपने ऊपर घमंड होने लगा था जब उसे पता चला था कि उसके अलावा सिर्फ कुछ ही लोग थे जो बर्फ की पकड़ जैसी ताकतवर तकनीक सीख पाए थे। लेकिन सेनापति के समझाने के बाद और खुद प्रियांशी से लड़ने के बाद उसे भी एहसास होने लगा था कि बर्फ की पकड़ तकनीक उसके लिए भी और शक्तियों की तरह तिरुप का पत्ता है जिसे ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना वो एक बार बर्फ का दर्पण बनाने के बाद वो किसी काम का नहीं रह जाता था। करण को अपनी गलती मानते देख सेनापति ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अच्छा लगा कि तुम अपनी गलती समझ गए हो, लेकिन तुम्हें तलवार चलाना ही सीखना होगा क्योंकि तुम्हें 5 एलिमेंट ऑफ ड्रैगन तकनीक चाहिए और उस तकनीक के लिए तलवारबाजी आनी चाहिए और उससे भी जरूरी तुम्हें ताकतवर तलवार चाहिए, जैसे सूर्य तलवार, और तुम्हें सूर्य तलवार को पाने के लिए मुकाबला जितना ही होगा करण। अब करण को पूरा मामला समझ आया क्यों सेनापति उसे इस बारे में इतनी देर से समझा रहे हैं, और करण को एक और बात समझ आई और उसने सेनापति से पूछा, ऐसा क्यों लगता है जैसे आप महाराज के कहने पर ही मुझे ये सब बता रहे हैं। करण की बात सुनकर सेनापति हैरान हो गया। असल में महाराज ने ही सेनापति को करण को ये सब समझाने के लिए कहा था, लेकिन सेनापति को करण से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी सब समझ जाएगा। वो बेशक हैरान था, लेकिन करण के दिमाग की तारीफ भी कर रहा था, इसीलिए उसने करण से मुस्कुराते हुए कहा, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे दिमाग की। खैर, अब तुम्हें पता चल ही गया है तो हमें निराश मत करना। करण सेनापति की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और महाराज को शुक्रिया कहने के लिए भी कहा। तभी सेनापति ने उसको एक किताब दी और बोले, इसमें बेसिक जानकारी है तलवारबाजी की। ये कहने के बाद सेनापति ने अपनी स्टोरेज रिंग में से एक तलवार निकाली और करण को देते हुए बोले, तुम इससे अपना अभ्यास शुरू कर सकते हो। करण ने वो किताब और तलवार दोनों ही हाथ में ली और सेनापति का दिल से आभार जताया। तभी सेनापति ने कहा, करण तुम्हारे पास स्टोरेज रिंग है तो तुम उसमें किताब और तलवार क्यों नहीं रख लेते। ये सुनकर करण ने करिश्मा की दी हुई रोबिन की स्टोरेज रिंग की ओर देखा जो उसने अपनी उंगली में पहनी हुई थी। ये देखकर उसका दिमाग फिर घूम गया। करण को सच में इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो उस रिंग के अंदर क्या है ये देख सके। वो ये सब सोचकर सेनापति को कोई जवाब देता उससे पहले ही सेनापति की अभिव्यक्ति बदल गई और करण से बिना कुछ कहे वहां से चले गया। सेनापति को इतनी जल्दबाजी में जाता देख करण को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, लेकिन उसने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और वहां से सीधा अपने कमरे में चला गया। कमरे में आने के बाद करण ने किताब और तलवार को साइड रखा और रोबिन की रिंग के अंदर क्या है ये देखने लगा। उसे उम्मीद थी कि करिश्मा ने उसके लिए कोई न कोई क्लू जरूर छोड़कर गई होगी, और जब करण ने उस रिंग के अंदर देखा कि उसके अंदर क्या है तो वो बुरी तरीके से चौंक गया। क्यों चौंक गया था करण इतनी बुरी तरीके से? किया है उस रिंग के अंदर ऐसा किया। अब करण तलवारबाजी की तकनीक भी सीखने वाला है और बार बार क्यों नाम लिया जा रहा है सूर्य तलवार का? क्या रहस्य है उस तलवार का? और कैसी है 5 एलिमेंट ऑफ ड्रैगन तकनीक जिसके लिए तलवारबाजी आनी ही चाहिए? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहे करण की करिश्मा। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट करके बताएं।